हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, तो चलिए पिछले लेक्चर का जो होमवर्क दिए थे उसको सॉल्व करते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन यही है, आई होप आप बना कर आए होंगे। चलिए जल्दी से बता देते हैं। ये वाला पिछले लेक्चर में ही बताए थे कि हम पहले 1 से करेंगे, फिर उसके बाद 2x से, फिर उसके बाद 3x³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ देखिए, इसी से ना करेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, x की घात 0 का गुणांक ढूंढना है। ठीक है, तो हम क्या बोले थे कि पहले इसमें अपना ढूंढ लीजिए x की घात 0 का गुणांक, फिर इसमें x की घात 0 का गुणांक ढूंढ लीजिए, और फिर इसमें ढूंढ लीजिए। तीनों को अलग अलग ढूंढ लीजिए और फिर उसको ऐड कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए नीचे क्या लिखा गया है। यहाँ पर देखिए उसी चीज़ को लिखे हैं जो अभी आपको सामने अभी जो बोले हैं कि पहले इसमें ढूंढ लेते हैं, फिर इसमें, फिर इसमें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए में x की घात 0 का गुणांक, ठीक है, इसमें, फिर इसमें भी में x की घात 0 का कोफिशिएंट, फिर इसमें भी उसी टाइप से देखिए में x की घात 0 का कोफिशिएंट। ठीक है, अब तीनों को अपना अपना x की घात 0 का गुणांक निकालना है। ठीक है, इसमें, इसमें और इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में देखें। नेक्स्ट पेज में क्या लिखे हैं इसको बताने से पहले वहीं पर पहले चलते हैं। यहाँ देखिए, अब हमें क्या सोचना रहता है, जब इसको लिख लेते हैं और इसमें जब x की घात 0 का गुणांक जब हमें ढूंढना है तो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि x की घात 0 का गुणांक कहाँ है। ठीक है, पहली बात कि बाहर एक कांस्टेंट है, अंदर से हमें क्या लाना पड़ेगा, x की घात 0 का गुणांक लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें बाहर एक कांस्टेंट है और हमें कांस्टेंट ही तो चाहिए ना, हमें कांस्टेंट चाहिए ना क्या, या फिर हमें x वाला चाहिए? हमें एक भी x नहीं चाहिए, हमें केवल कांस्टेंट चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में बोला है x की घात 0 का गुणांक हमें चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अभी बताते हैं कैसे। यहाँ देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2x, बाहर 2x है, क्या हमें एक भी x चाहिए? नहीं, हमें एक भी x नहीं चाहिए। तो इसके लिए अंदर से x की कितनी घात लानी पड़ेगी जिससे x की घात 0 का गुणांक हमें मिलेगा। x की घात 0 का मतलब एक कांस्टेंट मिलेगा, एक अचर पद, एक नियतांक हमें मिलेगा। जब तक x, ये जो x है ये खत्म नहीं होगा तब तक हमें एक कांस्टेंट कैसे मिलेगा? तो इसलिए बाहर जो है ना एक x पहले से ही है, तो अंदर से हमें कितना लाना पड़ेगा, x की घात -1, x की घात -1 लाना पड़ेगा। ठीक है, जो चीज़ें पिछले लेक्चर के सबसे लास्ट क्लास में, सॉरी पिछले लेक्चर के लास्ट में जो क्वेश्चन किए थे ना उसमें बताए थे। इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है, 3x की घात q है, यहाँ पर 3x है, 3x है ना। हमें क्या निकालना है, x की घात 0 का गुणांक, इसमें से हमें निकालना है x की घात 0 का गुणांक। तो पहली बात कि बाहर कितना x है, बाहर 3x है, हमें एक भी x का जरूरत नहीं है, हमें केवल एक कांस्टेंट चाहिए। तो बाहर तो 3x है, तो इसको हटाने के लिए अंदर से कितना लाना पड़ेगा, अंदर से हमें x की घात -3 लाना पड़ेगा। इससे हम क्या बोले हैं, इसको आपको लिखना नहीं है, बस हम ऐसे ही लिखकर बता रहे हैं। ठीक है, x की घात यहाँ पर हम क्या बोले हैं, -1 अंदर से लाना पड़ेगा। ये जो अंदर दिख रहा है ना, इससे हमें x की घात -1 लाना पड़ेगा। और इससे इसमें हमें क्या लेना है, इसमें बाहर 3x है, इस 3x को ख़त्म करने के लिए, x की घात q को ख़त्म करने के लिए अंदर से x की घात -3 को लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहला में, यहाँ देखिए 1 है, बाहर कर दिए। हम आपको कहे थे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें एक कांस्टेंट ही चाहिए, एक नियतांक ही चाहिए, अचर पद ही चाहिए, और हमें अचर पद यहाँ पर मिला हुआ है, पहले ही 1 है। ठीक है, तो हमें तो वैसे भी x नहीं चाहिए, इसमें वैसे भी x नहीं है, तो इसका मतलब है अंदर से हमें क्या लाना पड़ेगा, बस एक कांस्टेंट ला दीजिए, हो जाएगा काम। तो इसलिए x की घात 0 का गुणांक हमें क्या करना है, अंदर से क्या करना है, एक कांस्टेंट लाना है, x की घात 0 का गुणांक लाना है। x की घात 0 का मतलब क्या है, एक कांस्टेंट लाना है। इसमें देखिए अभी आपको कुछ देर पहले बताए थे कि इसमें जो है ना बाहर एक x पहले से है, एक x पहले से है, तो क्या हमें x चाहिए? नहीं, हमें केवल कांस्टेंट चाहिए। तो इस x को हटाने के लिए अंदर देखिए, अंदर से क्या करना होगा, x की घात -1 का गुणांक लाना पड़ेगा, x की घात -1 का गुणांक लाना पड़ेगा ना। ठीक है, और इसमें क्या करना होगा, यहाँ पर 3x है, 3x के लिए अंदर से क्या करना होगा, 3x, x की घात -3 लाना पड़ेगा।
ठीक है, गुणांक तो ठीक है, हाँ उसका गुणांक उसके मतलब इसके साथ में गुणांक आएगा, वो बात ठीक है, पर पहले काम क्या है कि इस x को हटाना पड़ेगा ना, हमें एक गुणांक सॉरी हमें एक कांस्टेंट चाहिए, अचर पद चाहिए, इसके लिए x गायब होना पड़ेगा। तो x को गायब होने के लिए यहाँ पर x की घात q है, अब अंदर से x की घात -3 आएगा तभी तो खत्म होगा ना। ठीक है, तो ये पिछले लेक्चर में बताए थे। अब जो ये क्वेश्चन हो गया, अब कैसा क्वेश्चन हो गया, इसमें से हमें क्या करना है, एक अचर पद x की घात 0 का गुणांक लेकर आना है। ध्यान से देखिए, इसमें से x की घात 0 का गुणांक लेकर आना है। यहाँ देखिए इसमें से क्या करना है, इसमें से क्या करना है, x की घात -1 का गुणांक लाना है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें से क्या करना है, अब इसमें से x की घात -3 का गुणांक लेकर आना है। ठीक है, तो चलिए इसको अलग निकालते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन कराए थे उसमें भी अलग से पहले निकाले थे। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं TR+1 इज इक्वल टू में 9CR, n का वैल्यू 9 है। यहाँ पर देखिए हम लिख दिए, यहाँ पर 9 है, यहाँ देखिए यहाँ C के ऊपर 9 हो गया, नीचे R। ठीक है, A देख लीजिए आपके सामने, उसमें दिख रहा होगा A जो है ना वो 3/2 है x²। ठीक है, यहाँ पर यहाँ देखिए क्या होता है, n-r होता है, यानी कि 9 - r हो जाएगा। अगला में क्या होता है, b होता है 1/3 की घात r, सॉरी 3 की घात r नहीं, 3 की घात x होगा, सॉरी घात नहीं 3x होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए 1/3x है, हैं, तो यहाँ पर 1/3x होगा, माइनस में होगा, आप देख लीजिए उसमें माइनस में है, घात r हो गया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। NCR, यहाँ पर देखिए ध्यान से, अलग अलग कर दें, एक 3/2 है, एक x² है, यहाँ पर घात क्या है 9 - r है, दोनों के लिए अलग अलग कर दें। ठीक है, ये 3 है, 3/2 9 - r x², 9 - r, यहाँ पर देखिए माइनस का 1/3x है, यहाँ देखिए घात r है, अलग अलग कर देते हैं। ध्यान से देखिए क्या लिखते हैं, माइनस का 1/3 का घात r, बचा क्या 1/x घात r। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं 9CR, ये जैसा है वैसा लिख देते हैं, 3/2 9 - r, यहाँ पर लिखते हैं माइनस का 1/3 का घात r। अब ध्यान से देखिए, इसको हम यहाँ पर उठा कर लाएं। ठीक है, अब एक सारे x को एक साइड ले जाना है। यहाँ देखिए एक ये वाला x है, इस x को हम उठा कर ले चलते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, x की घात 18 माइनस में r डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, x की घात r। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, x की घात 18 - r डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए यहाँ पर 1/x की घात r है, तो x की घात r हो जाएगा। अगले स्टेप को लिखते हैं, इज इक्वल टू 9CR 3/2 9 - r माइनस का 1/3 का घात r। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। ठीक है, x की घात 18 - 2r हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2r होगा, यहाँ पर 2r होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3r। यहाँ पर हम जो बोल रहे हैं ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस में 2r है, यहाँ पर 1r है, ऊपर जाएगा माइनस में 3r हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, अब जनरल टर्म हम निकाल लिए हैं। अब हमें यहाँ पर देखिए, अब इस x के प्लेस पर सबसे पहले हमें क्या लेना है, x की घात 0 चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहला एक में x की घात 0 का गुणांक किसके इज इक्वल टू में करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ देखिए 18 - 3r है, 18 - 3r इज इक्वल टू में 0, r इज इक्वल टू यहाँ से 6 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर पुट करिए, इसमें यहाँ पर रखिए 9C6 3/2 9 - r, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, माइनस का 1/3 है, r हो जाएगा 6। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाई 6। एक स्टेप और लिखते हैं, ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल n माइनस यहाँ पर हो जाएगा मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 × 3 = 9 3 × 27 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 8।
मल्टीप्लाई 1/3 का घात 6 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा अब 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाई 3 × 2 मल्टीप्लाई 27 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 1/3 के घात 6। 8 से ये वाला 8 डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से ये 9 बार में डिवाइड हो जाएगा। जो बचा उसको यहाँ पर लिख दिए हैं 567 डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई 1/729। अब इसको भी अगर डिवाइड करेंगे तो 7/18 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम किसका निकाले हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, किसका निकाले हैं, x की घात 0 का गुणांक निकालने हैं, जो कि कितना आया 7/18 आया। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है सेकंड में, x की घात -1 का कोफिशिएंट निकालना है। 3 का निकालना था ना, एक निकालना था x की घात 0 का गुणांक, एक निकालना था x की घात -1 का गुणांक और एक निकालना था x की घात -3 का गुणांक। तो x की घात -1 का गुणांक निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 18 - 3r = -1। ठीक है, यहाँ पर देखिए r = 19/3। अब आप खुद बताइए r क्या है, हो सकता है, नहीं, नॉट पॉसिबल। x की घात -1 का गुणांक 0 होगा। ठीक है, समझ गए ना इसमें। ठीक है, तीसरा में देखिए x की घात -3 का गुणांक 18 - 3r = में अब -3 करना होगा। अगले स्टेप देखिए -3r = में -21, r = क्या हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पर r = 7 आया, यानी इसको रखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या किया 9c7 3/2, इसका यहाँ पर 2 आया। ठीक है, यहाँ पर हम निकाल लिए हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट वैसे आप निकाले हैं ना, तो यहाँ पर देखिए -1/27 आ गया। ठीक है, ध्यान से देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर x की घात -3 का गुणांक हमें चाहिए था, तो x की घात -3 का गुणांक कितना आया, यहाँ पर देखिए -1/27 आया। ठीक है, -1/27 आया। चलिए इसको सबको लिख देते हैं उसमें, यही था। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि इसमें x की घात 0 का गुणांक चाहिए, तो x की घात 0 का गुणांक कितना आया था, अभी आपको बताए थे 7/18 आया था, 7/18 यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, बाहर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई यहाँ पर चेंज नहीं होगा, फिर भी हम यहाँ पर लगा देते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, अपॉन लगाते हैं। ठीक है ना, प्लस यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है 2x है, 2x। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर पहले देखिए इस x को हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब इस x का ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब ज़रूरी नहीं है इसको लिखना। ठीक है, मतलब आप समझ गए होंगे कि केवल हमें कोफिशिएंट चाहिए, गुणांक चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2x है ना, तो यहाँ से 2 उठा लिए। ठीक है, क्या यहाँ पर लिखा गया है x की घात -1 का गुणांक कितना आया है 0 लिख देते हैं। ठीक है, माइनस लगाए ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए माइनस लिखा हुआ है, 3 है, तो 3 उठा लेते हैं, यहाँ पर 3 लिख लिए। यहाँ पर देखिए, ठीक है, 3 उठा लिए। यहाँ पर देखिए अब x घात -3 का गुणांक कितना आया है, अभी निकाले हैं, -1/27 आया था। ठीक है, -1/27। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 9 बार में बचेगा क्या, यहाँ देखिए 7/18 प्लस 1/9। ठीक है, देख लीजिए आप, माइनस प्लस 1/9। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन को आपको फिर से एक बार बताते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन यहाँ देखिए कहा है P हो, ध्यान से पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए के प्रसार में अचर पद P हो तो 108 P बराबर है। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पर, जो कांस्टेंट टर्म है ना, अचर पद, वो P हो। ठीक है, तो जो आया है ना, अभी जो आंसर आया है उसको हम P मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग कांस्टेंट टर्म ही ना निकाले हैं, कांस्टेंट पद, अचर पद ही ना निकाले हैं, तो हमारा P हो जाएगा वो। और उसके बाद क्या बोला है 108 P बराबर है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, P के। क्वेश्चन में बोला है 108 P, तो 108 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा।
यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि कांस्टेंट टर्म क्या हो, हमारा कांस्टेंट टर्म कितना आया है, पी आया है, तो यहाँ पर पी लिख दिए। ठीक है, मतलब ये पी हो गया ना, तो इसको उठाकर यहाँ पर रख दिए। यहाँ देखिए 1/2 54 आंसर आ गया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मिडिल टर्म निकालना सीखते हैं। मिडिल टर्म मध्य पद कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले पास्कल त्रिकोण से, पास्कल ट्रायंगल से निकालना सीखते हैं। ये हमारे पास पास्कल त्रिकोण है। ठीक है, अगर हम इसमें आपसे पूछते हैं, यहाँ देखिए ये दोनों को छोड़िए, यहाँ से देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इसमें जो मध्य पद होगा, मिडिल टर्म होगा, वो 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, तो इसमें मिडिल जो टर्म होगा वो कितने हो जाएंगे, 2 मतलब एक ये। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने मिडिल टर्म होंगे, तो इसमें जो है ना केवल एक मिडिल टर्म होगा। ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब 1 2 3, जब ये में इसमें 3 रह रहा है ना, 3 का मतलब क्या है, 3 एक विषम है। जब विषम संख्या आ रहा है ना, जब विषम काउंट करने पर जब विषम संख्या आ रहा है, तो एक हमें क्या मिल रहा है, मिडिल टर्म मिल रहा है। जैसे इसमें एक मिडिल टर्म मिला है, इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4, टोटल इसमें 4 है। अब 4 क्या है, सम है, तो सम है, तो इसमें कितने हमारे पास मिडिल टर्म मिले, एक 3 मिला और एक और 3 मिला, मतलब क्या, 2 हमें टर्म मिला, 2 मिडिल टर्म मिला। बात समझिए, जब सम हो रहा है, जब पदों की संख्या जो है ना वो इवन आ रही है, सम आ रही है, तो उसके 2 क्या मिल रहा है, मिडिल टर्म मिल रहा है। और जब विषम आ रही है, जब जो है ना, जब पदों की संख्या विषम आ रही है, तो हमें एक मिडिल टर्म मिल रहा है। बात समझिए, यहाँ पर पदों की संख्या, टर्म्स की टोटल संख्या कितना था, 1 2 3, जब 3 था तो 3 तो एक और नंबर ना है, एक विषम संख्या ना है। तो जब विषम संख्या हो रहा है, पदों की संख्या जब पूरा काउंट करने पर जब विषम संख्या मिल रहा है, तो एक क्या मिल रहा है, एक हमारे पास मिडिल टर्म मिल रहा है। ठीक है, तो विषम संख्या मिलने पर एक मिडिल टर्म। आगे देखिए 1 2 3 4, जब टर्म्स की टोटल संख्या एक सम हो रही है, मतलब 4 क्या है, एक सम ही ना है, तो जब सम हो रही है तो हमें कितना मिल रहा है, 1 2, 2 हमें मिडिल टर्म मिल रहा है, तो सम हो रही है तो 2 मिडिल टर्म। अगर आपको इन दोनों से नहीं मिल रहा है तो आप आगे भी समझ लीजिए, 1 2 3 4 5, कितने मिडिल टर्म मिले, एक मिडिल टर्म। पदों की संख्या कितना मिला, 5, तो 5 क्या है, एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या यहाँ पे देखिए, विषम संख्या के लिए हमें एक ही मिडिल टर्म मिलेगा, तो एक मिडिल टर्म मिला। ठीक है, इसमें भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए हैं ना, तो इसको निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है इसमें टर्म्स। तो जब 6 टर्म्स है तो 6 क्या है, एक सम है। जब सम हो रहा है तो कितने हमारे पास मिडिल टर्म्स मिलेंगे, 2, पहला दूसरा। ठीक है, अब जैसे हम लोग पास्कल त्रिकोण के लिए निकाले हैं ना मिडिल टर्म, उसी टाइप से a + b की घात n के प्रसार में मध्य टर्म निकालेंगे, उसी टाइप से सेम टू सेम। यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा गया है कि अगर n सम है, समझिए बात को, हम यहाँ पर लिखते हैं a + b, इसकी घात अगर 2 लिखते हैं तो 2 क्या है, 2 छोड़िए, हम 4 लिखते हैं। 4 क्या है, 4 एक सम है ना, 4 क्या है, 4 एक सम है ना, तो यहाँ पर लिखे हैं ना कि सम है, यहाँ देखिए सम है, तो यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, पदों की संख्या n + 1। ये बात आपको पता है ना कि जितना हमारे पास n रहता है उसमें अगर एक ऐड कर देंगे तो आपको पदों की संख्या टोटल मिल जाता है। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे मिलता है, जितना आपके पास पदों की संख्या है उसमें एक ऐड कर दीजिए। अब आपसे इसमें पूछना है, बताइए इसमें टोटल पदों की संख्या कितने टर्म्स होंगे टोटल, तो इसमें यहाँ पर घात 4 दिख रहा है, इसका मतलब है कि 5 होगा, है ना। तो वही तो कह रहे हैं कि n में एक ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा पदों की संख्या, जो कि पहले बताया गया था। तो वही चीज़ हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया, n अगर सम है, n अगर सम है, यहाँ देखिए
n सम है ना सम। तो पदों की जो संख्या होगी, टर्म्स की जो संख्या होगी वो n+1 है ना, n+1 होती है। तो n+1 जो कि विषम होगी, विषम होगी ना। अरे सर जी यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 यहाँ पर लिखें और प्लस में 1 लिखें, इज इक्वल टू कितना आएगा 5। तो 5 क्या है, विषम नहीं है, तो वही तो यहाँ पर लिखे हैं n+1 विषम होगी। जितना घात है ना, अगर उसमें एक ऐड करेंगे तो वो डिपेंड करता है कि उसका घात अगर सम है तो विषम आएगा, और उसका घात यदि विषम है तो सम आएगा। अब इसी टाइप से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, a+b का घात अगर q लेते हैं तो यहाँ पर 3 क्या है, विषम है। 3 क्या है, विषम है ना। तो विषम है तो इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, पदों की संख्या टोटल कितना होगा 4, यानी कि सम होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर तो लिख दिए हैं कि इसमें पदों की संख्या पहली बात क्या होता है, n+1 होता है। अब अगर वो यहाँ पर हम पहले लिख भी दिए हैं कि अगर n सम है तो फिर विषम मिलेगा, तो विषम होगी। तो इसमें क्या मिलता है, एक मध्य पद मिलेगा, मिलेगा ना। एक ही ना मध्य पद मिल रहा है। पदों की संख्या अगर विषम हो रहा है, ये 5 आया है ना, यहाँ पर देखिए 4 है, तो यहाँ पर देखिए 5 आया है। तो पदों की संख्या अगर विषम हो रहा है तो हमें एक मिल रहा है मध्य पद, मिडिल टर्म कितने मिल रहे हैं, एक। ठीक है, तो सब चीज़ यहाँ पर लिख दिए। पदों की संख्या कैसे, तो n+1। अगर अब यहाँ पर पहले ही यहाँ पर देखिए लिख दिया है कि n अगर इवन है, अगर सम है, ठीक है, तो सम है तो हमें एक विषम मिलेगा। n में n के प्लेस पर अगर कोई सम संख्या रखेंगे तो +1 करेंगे तो आपको कोई विषम ही मिलेगा, तो विषम होगी। अब इससे हमें मिडिल टर्म कितना मिलेगा, तो केवल एक ही मिडिल टर्म हमें मिलेगा यहाँ से। ठीक है, जब पदों की संख्या विषम होती है तो क्या होता है, एक ही मिडिल टर्म मिलता है, जो कि अभी पिछले पेज में बताए भी थे। इसी टाइप से यहाँ पर क्या लिखा गया है कि अगर n विषम है, अगर n विषम है, यहाँ देखिए, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पर n विषम है ना, तो विषम है तो इसका जो पदों की संख्या होगा वो कितना होगा, 3 और 1 4 है ना, 4 ही नहीं होगा। इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 4। तो यहाँ पर देखिए पदों की संख्या n+1 जो कि सम होगी। क्यों, क्योंकि n विषम है और विषम में यदि 1 ऐड करेंगे तो हमें सम ही मिलेगा, सम होगी, 2 मिडिल टर्म मिलेंगे। ठीक है, जब जब सम हो रहा है तो 2 हमें मिडिल टर्म मिल रहा है। अभी फिर से पिछले पेज में जाकर हम बता दे रहे हैं, जब जब सम मिलेगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना, अगर जब जब सम आएगा तब तक हमें 2 मिडिल टर्म्स मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया, पदों की संख्या कितना आया, 3 आया ना पदों का संख्या, तो 3 आया। तो 3 क्या है, यहाँ पर देखिए ना सर जी, 3 क्या है, एक विषम है, और विषम है तो यहाँ पर देखिए एक मिडिल टर्म मिला है। अगला देखिए 1 2 3 4 4 आया, टोटल इसमें टर्म्स कितना आया, 4। तो पद जब अगर 4 आया तो 4 तो 4 एक क्या है, एक सम संख्या है, और सम संख्या यानी कि इसमें 2 मिडिल टर्म हम मिलेंगे, एक और एक, 2 मिला ना। नीचे भी उसी टाइप से किए हैं, यहाँ पर शॉर्ट में हम लिख दिए सम होगा तो हमें 2 मिडिल टर्म मिलेगा, विषम होगा तो 1 मिडिल टर्म मिलेगा। ठीक है, अब हो क्या रहा है और क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम कैसे निकालेंगे वही अब बताएंगे। जब जब सम हो रहा है तब तक हमें 2 टर्म मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि n में 1 ऐड कर दिया जा रहा है और डिवाइड में 2 कर दिया जा रहा है। हम यहाँ पर लिखते हैं a+b की घात 4। अब यहाँ पर करना क्या है, ऐसे लिखना नहीं है, मतलब प्लस में 1 होगा। तो इसको जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ऐसा समझिए एक क्वेश्चन है, तो इसका हम कैसे निकालेंगे मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, मध्य पद कैसे निकालेंगे, तो सीधा क्या करेंगे 4 ऊपर लिखेंगे n है ना, यहाँ पर n के प्लेस पर 4। ठीक है, डिवाइड में यहाँ देखिए 2 है, 2 प्लस 1 कितना होगा, 2 प्लस 1 3। इसका मतलब ये जो लिखा है ना a+b की घात 4, इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा, तीसरा नंबर पर जो होगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ देखिए
1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ये क्या होगा? a प्लस बी की घात 5। यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर 4 होगा। 4 होगा तभी ना 5 पद मिलेगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। a प्लस बी की घात 4, यहाँ से नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ से देख लीजिए। ये क्या होता है? a प्लस बी की घात 2। ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी की घात q। तो ये क्या हो जाएगा? मतलब ये वाला a प्लस बी की घात 4। अब हम कैसे जानेंगे कि इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा, इसका मध्य पद कौन सा होगा? तो इसके लिए हम सीधा सा क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम जो किए हैं पहले इसको दिखाएंगे और फिर इसमें दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास n कितना है? 4 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 लिख दिए। 4 को जो है ना 2 से डिवाइड करिए, मतलब 4 का आधा करिए। 4 का हाफ कितना हो जाएगा? 2। देखिए यहाँ पर 2 लिखे, यहाँ पर देखिए 2 और इसमें प्लस 1 ऐड कर दीजिए, तो 2 और 1 कितना हो जाता है? 3। इसका मतलब समझिए, ये जो लिखा गया ना a प्लस बी की घात 4, इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा? तीसरे नंबर पर जो होगा वही उसका मिडिल टर्म होगा। अब बात समझिए, यहाँ पर ये है a प्लस बी की घात 4 वाला टर्म। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3, तीसरे नंबर पर मिला ना, और यहीं पर हम लगाए हैं गोल, मतलब यही मिडिल टर्म है। सॉरी, मतलब ये मिडिल टर्म हो गया ना। अब ये वाला ठीक है, थोड़ा इसको भी बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? n कितना है? 2 है, 2 है ना, ठीक है। हम यहाँ पर अपने खुद से ही लिख रहे हैं, a प्लस बी का घात यहाँ पर 2 लिख ले रहे हैं। अब देखिए n कितना है यहाँ पर? 2, ठीक है। क्या बोले हैं कि 2 का आधा कर दीजिए। 2 का आधा कितना हो जाएगा? कितना होगा? 1। 2 का जितना घात है ना उसका आधा कर दीजिए। हाफ कितना होगा 2 का? 1। बस क्या करना है, अब उसमें एक और ऐड कर दीजिए, मिल जाएगा आपको। 1 और 1 कितना हुआ? 2। मतलब ये जो लिखा है ना, इसका जो मिडिल टर्म होगा वो दूसरे नंबर पर होगा। देख लीजिए, a प्लस बी की घात 2, 1 2, दूसरे नंबर पर मिला मिडिल टर्म, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। ये जो लिखे हैं ना यहाँ पर n/2, पहले जो घात रहेगा उसका आधा करिए, उसमें 1 ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये किसके लिए है? तो जब घात सम होगा तब, जब घात सम होगा तो इसका यूज कर लीजिएगा। विषम का देख लेते हैं। यहाँ देखिए a प्लस बी की घात 5, ठीक है। तो a प्लस बी की घात 5 है, मतलब 5 क्या है? एक विषम है। तो जब हमें n विषम मिलेगा तब उसमें 2 हमें मिडिल टर्म मिलेगा। 1 2, कितना मिडिल टर्म मिला? 2 मिडिल टर्म मिला जब विषम है। तो ये तो हम देखकर ही बता सकते हैं कि विषम रहेगा तो उसके 2 मिडिल टर्म होंगे, और जब इवन रहेगा, सम रहेगा, तो 1 उसके मिडिल टर्म होंगे। तो देखकर बताया जा सकता है। पर क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि बताएंगे कैसे कि कौन होगा, कितने नंबर पर वाला होगा। इसमें 1, ये 1 2 3, मतलब तीसरे नंबर पर हो रहा है, और फिर उसके जस्ट आगे वाला यानी कि चौथे नंबर पर। तो ये तो सब में ऐसा नहीं होगा, इसमें तीसरा नंबर पर और चौथा नंबर पर आया मिडिल टर्म। अब इसी चीज को आप इसमें देख लीजिए, 1 2 3 4। पहली बात की ये है किसका? a प्लस बी की घात q, ठीक है। यहाँ पर n क्या है? विषम है। विषम है यानी कि यहाँ पर 2 हमें मिडिल टर्म मिलेगा। अब वो कौन सा 2 मिडिल टर्म मिलेगा ये हमें कैसे मालूम? तो उसी को बताने के लिए अब यहाँ पर फॉर्मूला जरूरी है। पर यहाँ पर भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर मिला पहला, ये दूसरा नंबर पर पहला मिडिल टर्म मिला, और तीसरा नंबर पर उसके बाद वाला। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें तीसरे नंबर पर मिडिल टर्म मिला और चौथे नंबर पर, यहाँ पर हमें दूसरे नंबर पर मिडिल टर्म मिला, और यहाँ पर एक और मिडिल टर्म तीसरे नंबर पर मिला। तो एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि अगर एक मिडिल टर्म मिल जाएगा तो उसके अगले वाला ही उसका अगला मिडिल टर्म होगा, है ना। जो 2 मिडिल टर्म मिल रहा है ना, 2 मिडिल टर्म मिल रहा है ना विषम वाला में, तो अगर हम एक को खोज लिए, मतलब एक मिडिल टर्म खोज लिए, तो उसके जस्ट बाद वाला ही दूसरा मिडिल टर्म होगा। एक मिडिल टर्म हम खोज लिए तो उसके जस्ट बाद वाला ही एक और मिडिल टर्म होगा। यहाँ पर देखिए ना, इसके बाद जस्ट ये वाला है, हाँ इसको देखिए, इसके बाद जस्ट ये वाला है कि नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है इसको देखते हैं।
पहले तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, a प्लस बी का घात q। ठीक है, अब हम इसका कैसे निकालेंगे, हमें कुछ नहीं मालूम है, हम कैसे निकालेंगे। पहली बात, आप ये तो बता सकते हैं कि हाँ घात जो है ना विषम दिख रहा है, इसका मतलब है इसके दो टर्म मिलेंगे। जब जब घात विषम होगा तब तब हमें दो टर्म मिलेगा, तो ठीक है ये तो देखकर बता सकते हैं। पर ये तो नहीं ना बता सकते हैं कि वो कितने नंबर पर आएगा। ये छोटा सा है, इसमें घात 3 है, तो आप हो सकता है कि माइंड में अपने सोच लेंगे कि हाँ इतने नंबर पर आएगा। बड़ा बड़ा का कैसे करेंगे, तो इसलिए अभी जो बताते हैं उस पर ध्यान दीजिए। क्या हो रहा है कि n में एक जो है ना वो जोड़ दिया जा रहा है और 2 से डिवाइड कर दिया जा रहा है। ठीक है, अब ये नहीं कहिएगा कि इसमें भी तो वही है, नहीं, यहाँ पर जो है ना पहले n को डिवाइड किया गया, जितना घात रह रहा है ना पहले उसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, उसका आधा। ठीक है, तब 1 ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पर जितना घात होगा उसमें पहले 1 ऐड करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ठीक है यहाँ पर कॉमा देते हैं और एक और लिखते हैं, n + 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड +1। अब इसको लागू करके बताते हैं, इस पर समझाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए सर, पहली बात कि ये मिल जाएगा, मतलब इसके ये जैसा लिखे हैं वैसा ही तो ये भी है ना, बस इसमें प्लस में 1 ऐड कर दिए हैं। ठीक है, प्लस में 1 क्यों ऐड किए हैं, क्योंकि इसके जस्ट बाद वाला ही ना ये होता है। पहले तो यहाँ पर दिखाते हैं, n कितना दिख रहा है, 3। क्या बोले हैं, 3 में पहले 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको कितना मिलेगा, 3 और 1 4, यानी कि आपको 2 मिलेगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा। यानी जो पहला इसका a प्लस बी की घात जो q है, इसका पहला जो मिडिल टर्म मिलेगा ना वो दूसरे नंबर पर मिलेगा, और जो दूसरा मिडिल टर्म मिलेगा, क्योंकि घात यहाँ पर 3 है, विषम है, तो विषम का 2 मिडिल टर्म मिलेगा ना, तो जो पहला मिडिल टर्म मिलेगा वो दूसरे नंबर में मिलेगा, और जो दूसरा मिडिल टर्म मिलेगा वो तीसरे नंबर पर मिलेगा। यहाँ पर देखिए, पहला हम इससे निकाले हैं ना कि n में 1 ऐड कर दिए, 2 से डिवाइड कर दी, उसी टाइप से इसमें भी n में 1 ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, पर उसमें एक और ऐड करना है, तो इसलिए इसको काटते हैं। n हमारे पास 3 है, 1 जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको फिर से 2 मिलेगा, पर इसमें जो है ना 1 जोड़ दीजिए, तो यानी कि तीसरा। इसका मतलब है पहला जो मिडिल टर्म मिलेगा वो दूसरे नंबर पर, और दूसरा जो मिलेगा वो तीसरे नंबर पर। ठीक है, इसीलिए 1 ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, 1 ऐड कर देना है। यहाँ पर भी देखेंगे तो 1 यहाँ पर भी ऐड किए हैं। ठीक है, और इसको जो है ना आप ऊपर देख भी लीजिए। चलिए बताते हैं हम, a प्लस बी का घात q है ना। ठीक है, कितना नंबर पर मिला है, पहला, दूसरा जो मिडिल टर्म मिला है वो पहला मिडिल टर्म 2 नंबर पर मिलेगा, और जो दूसरा मिडिल टर्म मिलेगा वो 3 नंबर पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए a प्लस बी का घात q है, a प्लस बी का घात q है ना, तो पहला जो मिडिल टर्म मिला वो दूसरा नंबर मिला, देखिए 1 2 दूसरा नंबर, और जो दूसरा मिडिल टर्म मिला वो तीसरे नंबर पर, 1 2 3 तीसरे नंबर पर। वही चीज़ तो यहाँ पर आया, दूसरे और तीसरे, तो यहाँ पर पूरा लिख दिया गया है जो कि अभी आपको बताए थे। a प्लस बी की घात n के प्रसार में मध्य पद निकालना है, जो कि अभी थोड़ा देर पहले ये बताए थे। ठीक है, ठीक है ना। अगर n जो है ना वो सम है, n सम है, मतलब घात अगर सम है, तो अभी आपको बताए थे कुछ देर पहले कि घात का आधा कर देना है और उसमें 1 ऐड कर देना है, आपको मिल जाएगा। जो आपको मिडिल टर्म ही ना खोज रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। इसका मतलब है कि वो कौन सा टर्म होगा, तो टर्म t लगा दिए, और ये देखिए n/2 एंड प्लस में 1, n/2 प्लस में 1। ठीक है, ठीक है ना। और जो दूसरे नंबर पर हम आपको बताएं कि अगर घात विषम है, तो विषम है तो पहले क्या करना है, विषम है तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, n में 1 जोड़ दीजिए, n में 1 ऐड करिए, जितना घात है उसमें 1 ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और चूंकि दो टर्म मिलता है तो पहला तो इस टाइप से मिल जाएगा, दूसरा क्या करेंगे, n + 1 फिर से वही काम करेंगे कि n में जितना घात रहेगा 1 जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, पर उसमें 1 जोड़ देंगे ताकि उसके अगला पद मिल जाएगा। मतलब ये जो पद आएगा उसके अगला वाला पद ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इसके पहले वाले पेज में जो हम आपको बताए हैं ना कि दोनों टर्म पहला मिल जाएगा तो उसके जस्ट बाद वाला ही दूसरा होता है, +1वां पद। ठीक है,
अब इसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिए हैं, ये जैसा है n+1 डिवाइडेड बाई 2, इसी टाइप से यहाँ पर भी लिख दिए n+1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर देखिए इसके लिए एलसीएम लेकर यहाँ पर लिख दिए हैं n+3 डिवाइडेड बाई 3। तो इसके लिए भी यहाँ पर टर्म का नाम रख दिया गया कि कौन, ये जो होगा n+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि टर्म t, ये t है, t n+1 डिवाइडेड बाई 2 एवं n+3 डिवाइडेड बाई 2, कौन सा टर्म, n+3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, बोला है कि निम्न के एक्सपेंशन में मिडिल टर्म हमें फाइंड करना है। तो जो क्वेश्चन में बोला है 1 + 2x घात 12 है, तो बताइए n कितना है आपके पास, 12, कितना n है, घात आपके पास 12 है, तो n 12 आ गया। यानी कि जो जब घात सम होगा तो हम क्या बोले थे, सीख लीजिए अभी, सम होगा तो क्या होगा, तो 12 का क्या कर दीजिए, पहले आधा कर दीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 + 1 = 7। ठीक है ना, 7वां पद आया। यानी कि जो ये 12 लिखा है ना, इसका जो मिडिल टर्म होगा वो 7वें नंबर पर होगा। ठीक है, घात सम है, ठीक है ना, तो सम घात में हमें एक ही मिडिल टर्म मिलता है, इसलिए एक ही मिडिल टर्म मिला। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए हैं जो फॉर्मूला होता है मध्य पद की n/2 प्लस में 1वां टर्म। ठीक है, कि पहले n का आधा करिए फिर उसमें 1 जोड़ दीजिए। अब क्वेश्चन में देखेंगे ना, क्वेश्चन बोला है मध्य पद ज्ञात करना है। तो मध्य पद कितने नंबर पर आया, 7वें नंबर पर, 7वें नंबर पर आया ना, यानी कि T7 जनरल टर्म अब निकाल देंगे, सीधी सी बात है ना। मध्य पद बोला है निकालने के लिए, तो मध्य पद निकालने के लिए नहीं समझ रहे हैं, तो T7 जनरल टर्म निकाल देंगे, मिल जाएगा। T7 = क्या हो जाएगा, n कितना है आपके पास, 12 है, 12 क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में देखिए 12, यहाँ देखिए 12, C R कितना 6, ये भी नहीं समझ में आया, R यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, 7वां टर्म कैसे मिलता है, 7वां पद, अरे सर जी क्या मतलब, TR+1, यहाँ पर R के प्लेस पर कितना लेंगे, 6, तब ना आपको R मिलेगा, 6 + 1 तब ना 7 यहाँ पर मिला। ठीक है, 12C 6 A 1 n - R यानी कि 7 - 6 B 2x घात R 6 T7 = 12C6, सॉरी n हमारे पास 12 है तो 12 हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए, 1 का घात कुछ भी हो 1 ही आएगा, इसका मतलब है ये वाला हट जाएगा। ये हमारा आ गया 7वां पद, मतलब है कि मिडिल टर्म हमारे पास ये वाला आ गया, यही मिडिल टर्म होगा। इस क्वेश्चन का मिडिल टर्म 7वां पद आएगा, पर हमें बोला है कि 7वां पद बता दीजिए कि वो कैसा होगा। 7वां पद इस टाइप से होगा, नहीं समझ रहे हैं, इसका पूरा प्रसार लिखेंगे। प्रसार जब पूरा 12 है मतलब इसमें 13 टोटल टर्म होगा, टोटल यहाँ पर 13 टर्म लिखेंगे। 13 टर्म में जो 7वें नंबर पर होगा ना, वही क्या हो जाएगा, इसका मिडिल टर्म हो जाएगा। अब मिडिल टर्म अब 7वें नंबर पर जो होगा ना, वो इसी रूप में होगा, इसी रूप में होगा। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। एक और चीज समझते हैं, जैसा कि अभी आपको बताएं, ये मिडिल टर्म है, ये मिडिल टर्म है, मतलब ये दोनों, ये मिडिल टर्म है, ये मिडिल टर्म है, दोनों। आप एक चीज इसमें कॉमन देख रहे होंगे कि 1 2 3, 3 जो यहां पर पद है, जो 3 टर्म्स है, इसमें सबसे बड़ा टर्म्स कौन सा है, 2। मतलब क्या हो रहा है, मिडिल टर्म्स ही सबसे बड़ा हो जा रहा है। यहां पर देखिए 1 2 3 4, टोटल टर्म्स कितना हुआ, 4 टर्म्स में सबसे बड़ा टर्म्स कौन सा हुआ, ये 1 है, ये 1 है, दोनों 1 1 है।
ये 3 है, ये 3 है, 3 बड़ा हुआ ना, 3 ना बड़ा हुआ 1 से, तो इसका मतलब है 3 बड़ा हुआ, तो यहाँ पर तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो दोनों यहाँ पर 2 मिडिल टर्म्स तो मिला था ना। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जो मिडिल टर्म्स मिल रहा है ना वो सबसे बड़ा टर्म्स हो रहा है, उसका वैल्यू जो होगा ना वो सबसे बड़ा होगा। इसको भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं? 5 टर्म्स है। मिडिल टर्म इसमें 6 है। अब मिडिल टर्म इसमें सबसे बड़ा है, देखिए ध्यान से, ये 1 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 1 है। बताइए सबसे बड़ा कौन हुआ? 6 ही मिडिल टर्म्स हो गया। ठीक है, जो मिडिल टर्म्स हो रहा है ना वही क्या हो जा रहा है? सबसे बड़ा टर्म्स हो है। उसी टाइप से इसमें भी देखेंगे तो सबसे बड़ा 10 ही दिख रहा है, तो 10 ही यहाँ पर हो जाएगा मिडिल टर्म्स। ये क्या है? 2C1। ये क्या है? 3C1। ये क्या है? 3C2। ये क्या है? 4C2। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना, मध्य पद का द्विपद गुणांक सबसे बड़ा द्विपद गुणांक होता है। ठीक है, अरे सर जी द्विपद गुणांक ये भी नहीं समझ रहे, द्विपद गुणांक ये इसका क्या होगा? यही तो होगा ना। हो गया, तो मिडिल टर्म का द्विपद गुणांक बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा? ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वही जो अभी कुछ देर पहले हम लोग सम का किए थे ना। यहाँ पर घात विषम है, तो घात अगर विषम हो तो जब विषम होगा तो कितने हमारे पास टर्म्स होंगे? 2 टर्म्स हमें मिलेगा। मिडिल जो टर्म्स मिलेगा वो 2 मिडिल टर्म्स मिलेगा। तो कैसे हम निकालेंगे अभी बताए थे, जल्दी से निकाल कर बताइए। तो चलिए निकालते हैं। n इज इक्वल टू 11, क्या बताए थे कुछ देर पहले? Tn+1 डिवाइडेड बाई 2 एवं Tn+3 डिवाइडेड बाई 2। तो जरा सोचिए, यहाँ पर अगर आप n11 रखते हैं, 11 ही ना, देखिए n11 है, 11 रखते हैं तो 11 और 1 कितना हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 2 है नीचे, तो डिवाइड करेंगे तो आपको 6 मिलेगा। T6। यहाँ पर जरा सोचिए, 11 यहाँ पर भी रखेंगे तो 11 और 3 कितना हो जाता है? 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 7। ठीक है, T7। ठीक है, कौन सा टर्म मिला? T6 T7। अब तो ये तो हमें पता चल गया कि मिडिल टर्म जो है ना वो 6 नंबर पर मिल जाएगा, मतलब छठे टर्म पर मिल जाएगा और 7वें टर्म पर फिर मिल जाएगा।
तो ये तो पता चल गया, पर क्वेश्चन में आपको याद है ना, क्वेश्चन में क्या बोला था, ये बताना है कि कौन सा उस पद में मतलब क्या क्या है वो बताना है। फिर से जनरल टर्म से के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा पहले वाले के लिए, पहले वाले मतलब T6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11C5 होगा ना, R जो है ना वो 5 होगा, यहाँ 6 है मतलब 5R होगा, A2I N माइनस R यानी कि 11 माइनस 5 मल्टीप्लाई BY² डिवाइडेड बाई 2 R माइनस, ये जो माइनस है ना पहले बुला लेते हैं, 11C5 2 y की घात 16, 5 गुना कितना होता है 5 2 जा 10, यहाँ पर y का घात कितना आया 10, यहाँ पर y का घात कितना आएगा 11 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 6, यानी कि यहाँ पर y का घात 6, यहाँ y का घात 10, 10 और 6 कितना होता है 16, y का घात 16। क्लियर, ठीक है। अगला निकालते हैं 7वें नंबर वाला। ठीक है, 11C6 डिवाइडेड बाई 2 y की घात 17, 11C6 y की घात यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 6 2 जा कितना होता है 12, प्लस कर देगा क्योंकि घात जो है ना वो सम है, तो y के घात 12, यहाँ देखिए 11 में से 6 जाएगा 5, y के घात 5, 12 और 5 17, y के घात 17 हो गया। ठीक है, 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो आई होप क्लियर होगा। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन है, देखिए इसको बनाकर लाइएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन लिखा गया है और ये क्वेश्चन है, इसको बनाकर लाइएगा। ठीक है, थैंक यू।